हेलो। आज हम पढ़ेंगे न्यूक्लिक एसिड के बारे में। न्यूक्लिक एसिड दो तरीके के होते हैं, एक होता है डीएनए, दूसरा होता है आरएनए। अगर आपको डीएनए और आरएनए से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो मैं आपसे वादा करता हूं इस लेक्चर के लास्ट तक पहुंचते पहुंचते आपके हर एक क्वेश्चन, हर एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाएगी। अब हम देखते हैं न्यूक्लिक एसिड क्या है। न्यूक्लिक एसिड दो कैटेगरी में डिवाइड करके हम चलते हैं। पहला है डीएनए, जिसे हम कहते हैं डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। दूसरा है आरएनए, जिसे हम कहते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आता होगा, सर हम इसे एसिडिक क्यों बोल रहे हैं, एसिड क्यों है ये? तो ये एसिड केवल और केवल फॉस्फेट ग्रुप की वजह से होता है। इसके पास नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब ये हाइड्रोजन रिलीज कर सकता है। इस वजह से इसका जो नेचर होता है डीएनए और आरएनए का, वो एसिडिक होता है। अब हमें एक अंदाजा होना चाहिए जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो वाकई में कितना छोटा है और कहां पर होता है। तो मैं एक सीक्वेंस बनाता हूं, आप बस इमेजिन करते जाना कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। देखो, जो हमारी बॉडी है वो बॉडी बनी हुई है ऑर्गन से, ऑर्गन बने हुए हैं टिश्यू से, और टिश्यू बने हुए हैं सेल से। लास्ट लेक्चर में हमने सेल के बारे में कंप्लीट पढ़ लिया था। सेल के अंदर भी होता है बिल्कुल बीचों बीच में न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर होता है क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम के अंदर होता है डीएनए, और डीएनए का एक छोटा सा पार्ट होता है जीन, और जीन जो मिलके बने होते हैं वो होते हैं न्यूक्लियोटाइड से बनके। जीन जो बने होते हैं वो न्यूक्लियोटाइड से मिलके बने होते हैं। अब हम सबसे पहले सीखेंगे कि क्रोमोसोम क्या है। जैसे हम सेल के न्यूक्लियस को काट दें तो उसके अंदर हमें एक स्ट्रक्चर मिलेगा एक्स की तरह। ये इसको ही हम क्रोमोसोम कहते हैं। इसको ही हम क्या कहते हैं? क्रोमोसोम कहते हैं। क्रोमोसोम के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे धागा होता है ना ऐसा लपेटा हुआ, ऐसे ही इस क्रोमोसोम के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऐसा बना होता है। मैंने इस वाले पार्ट को क्या जूम करके दिखाया ये, ठीक है। अब ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को ही हम क्या कहते हैं? डीएनए कहते हैं। अगर इस डीएनए को जूम करके देखा जाए या इसको स्ट्रेच कर लिया जाए, मैंने क्या बोला? अगर इस डीएनए या थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम जूम करके देखें या इसको स्ट्रेच करके देखें तो हमें एक स्ट्रक्चर नजर आएगा, वो इस तरीके का होगा। इस स्ट्रक्चर को ही हम डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए कहते हैं। ये क्या है? डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है। अगर इस डीएनए के हम छोटे से पार्ट को ले लें, एक्चुअल में होता क्या है कि जो डीएनए है वो डीएनए करता क्या है, हमारी बॉडी में इसका फंक्शन क्या है? तो डीएनए का जो मेन काम होता है वो हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करना होता है। अब जेनेटिक इंफॉर्मेशन कौन कौन सी है? जैसे हमारी आईज का कलर कैसा होगा, हमारे हेयर का कलर कैसा होगा, हमारी हाइट क्या होगी, हमारे हैंड कितने बड़े होंगे, दो पैर होंगे या नहीं होंगे, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन डीएनए में ही होती है। ऐसे ही हमारी हर एक पार्ट की इंफॉर्मेशन होती है। तो हर एक पार्ट की इंफॉर्मेशन जो कैरी करता है वो डीएनए में जीन करता है। एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए एक जीन होता है। इसका मतलब डीएनए का एक छोटा सा पार्ट जिसमें केवल एक तरीके की इंफॉर्मेशन होगी। जैसे हमारी आई की इंफॉर्मेशन है तो एक जीन में होगी, एक उसका कलर क्या होगा दूसरे जीन में होगी, साइज क्या होगा तीसरे जीन में, ऐसे ही बहुत सारे जीन होंगे। तो ऐसे ही जो जीन होता है वो क्या होता है? डीएनए का एक छोटा सा पार्ट होता है जिसके अंदर किसी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक को कंटेन करता है। ये जीन भी एक छोटे से पार्ट को मिला के बनता है जिसका नाम है न्यूक्लियोटाइड। जिसका नाम क्या है? न्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या होता है उस चीज को हम समझ लेते हैं। इसमें एक तो होता है शुगर, ये 5 कार्बन की शुगर होती है, 5 कार्बन की शुगर होती है।
इसलिए इसे हम कहते हैं पेंटोज शुगर। क्या कहते हैं? पेंटोज शुगर। इस शुगर से ही एक तरफ अटैच रहता है फॉस्फेट ग्रुप। ये वही फॉस्फेट ग्रुप है जिसकी वजह से डीएनए का जो नेचर होता है वो एसिडिक हो जाता है। ऐसे ही दूसरी तरफ जोड़ा रहता है नाइट्रोजीनियस बेस। तो न्यूक्लियोटाइड को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। अगर इसे ब्रॉडली डिवाइड करें तो दो पार्ट होगा। पहला पार्ट होगा न्यूक्लियोसाइड। पहला पार्ट कौन सा होगा? न्यूक्लियोसाइड। दूसरा पार्ट होगा फॉस्फेट ग्रुप। अब न्यूक्लियोसाइड को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं हम। पहला पार्ट होता है शुगर। ये वही शुगर है जिसे हम पेंटोज शुगर कह रहे थे। क्यों कह रहे थे? क्योंकि इसमें 5 कार्बन एटम होते हैं। कितने होते हैं? 5 कार्बन एटम होते हैं। दूसरा पार्ट क्या है न्यूक्लियोसाइड का? नाइट्रोजीनियस बेस। नाइट्रोजीनियस बेस को भी हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला है प्यूरिन, दूसरा है पायरिमिडिन। ये जो रहता है प्यूरिन वो साइज में छोटा होता है। कैसा होता है? साइज में छोटा होता है। पायरिमिडिन जो होता है वो साइज में बड़ा होता है। अगर आपको याद भी रखना है ना एनालॉजी से, तो आप याद रखेंगे ये लिखने में भी छोटा है तो साइज भी छोटा होगा, ये लिखने में बड़ा है तो इसका साइज भी बड़ा है। अब ऐसे ही प्यूरिन में दो बेस होते हैं। पहला बेस कौन सा है? एडेनिन है, दूसरा है ग्वानिन। प्यूरिन के दो बेस हैं, कौन कौन से? एडेनिन और ग्वानिन। ऐसे ही पायरिमिडिन के जो दो बेस हैं वो कौन से? थाइमिन और साइटोसिन। अब होता क्या है, जैसे डीएनए में ये रहते हैं तो ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ जाते हैं। कौन कौन जुड़ता है? तो इसकी भी एक सीक्वेंस होती है। ऐसा नहीं है कि किसी भी ऑर्डर में जुड़ जाएंगे। किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में जुड़ने को ही हम क्या कहते हैं? डीएनए कोडिंग कहते हैं। जैसे ये हमेशा ही जो एडेनिन होगा डीएनए में वो हमेशा ही थायमिन से जुड़ेगा। अब वो भी कैसे जुड़ेगा? डबल बॉन्ड से। ये कौन से बॉन्ड है? हाइड्रोजन बॉन्ड है। आप याद रखेंगे इस बात को, ये कौन से बॉन्ड है? हाइड्रोजन बॉन्ड। कितने बॉन्ड से जुड़ता है एडेनिन और थायमिन? दो बॉन्ड से। ऐसे ही जो ग्वानिन होता है वो जुड़ता है साइटोसिन से। और कितने बॉन्ड्स होते हैं? ये ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं। किसके? हाइड्रोजन के। अब आप यहां पे याद रखेंगे इस बात को, जो डीएनए होता है और आरएनए होता है उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। डीएनए में भी 4 बेस होते हैं, आरएनए में भी 4 बेस होते हैं, मगर डीएनए और आरएनए में केवल एक बेस का डिफरेंस होता है। वो कौन कौन सा होता है? जो थायमिन होता है, थायमिन की जगह आरएनए में होता है यूरेसिल। क्या होता है? यूरेसिल। अगर थायमिन की जगह हम यूरेसिल यूज कर लें तो क्या बन जाएगा? आरएनए बन जाएगा। अब हम देख लेते हैं, अभी तक हम जिस डीएनए के बारे में बात कर रहे थे उसको पहली बार किसने देखा? कोई तो बंदा ऐसा होगा जिसने सबसे पहली बार देखा होगा। तो आप याद रखेंगे डीएनए को सबसे पहले 1869 में फ्रेडरिक मीसर ने देखा था। 1869 में फ्रेडरिक मीसर ने देखा था। मगर इसका जो स्ट्रक्चर है, जैसे हम कहते हैं डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, आपको शायद समझ में नहीं आया हो तो आप याद रखें, जैसे सीढ़ी होती है, हमारे गांव देहात में क्या करते हैं, अभी भी छत पे चढ़ने के लिए सीढ़ी वगैरह यूज कर लेते हैं। तो उसमें क्या रहते हैं? 2 डंडे लगे होते हैं और वो 2 डंडे आपस में जोड़े रहते हैं। ठीक है, ये देखो इसकी तरह मैंने बनाने की कोशिश तो की है, अब पता नहीं बहुत अच्छा बना है या नहीं। जैसे ये मान लो ये सीढ़ी है, क्या ये सीढ़ी है? दिख रहा है या नहीं? ये सीढ़ी है। अगर आप इसे ऐसे ट्विस्ट कर दो, ऐसे घुमा दो, ऐसे ऐसे, तो ये डीएनए का स्ट्रक्चर ले लेगा। देखो दिख रहा है? तो यही होता है डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर जो सबसे पहले बताया था वो बताया था जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने। डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर सबसे पहले जो बताया था वो जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने बताया था।
जो डीएनए होता है, तो डीएनए का काम क्या होता है, क्या फंक्शन करता है ये, तो आप याद रखेंगे इसका जो सबसे बड़ा काम होता है वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करना होता है। दूसरा काम होता है वो ऑर्डर देता है, जैसे हमारी बॉडी में क्या रहता है, आरएनए। तो जो डीएनए होता है वो आरएनए को इंस्ट्रक्ट करता है, इधर आ, इधर क्या करना है तुझे, प्रोटीन बनाना है। तो आरएनए को प्रोटीन बनाने के लिए कौन कहता है, वो कहता है डीएनए। ठीक है। दूसरा काम क्या है, सेल में जितनी भी एक्टिविटी होंगी, चाहे वो रेस्पिरेशन हो, चाहे वो प्रोटीन बनाना हो, लिपिड्स बनाना हो, फैट बनाना हो, वो सारे के सारे इंस्ट्रक्शन कौन कर देता है, डीएनए। कौन कंट्रोल करता है, डीएनए। सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका फंक्शन है वो क्या है, म्यूटेशन और इवोल्यूशन। क्या है, म्यूटेशन और इवोल्यूशन। आप इस बात को याद रखेंगे, अगर डीएनए में म्यूटेशन और इवोल्यूशन ना हो तो शायद जो ह्यूमन है या और भी जो प्रजाति हैं वो जीवित ही ना रहे। आप देखेंगे कंटिन्यूसली हमारे एटमॉस्फेयर, हमारे चारों तरफ का टेम्परेचर, प्रेशर, सब चीज चेंज हो रही है। उसी के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी को अडेप्ट होना होता है। तो बहुत सालों तक जब ये प्रोसेस चलती रहती है तो हमारी बॉडी में कुछ चेंजेस आने लगते हैं। उस चेंजेस को ही हम क्या कहते हैं, इवोल्यूशन कहते हैं, या डीएनए में म्यूटेशन कहते हैं। डीएनए म्यूटेशन एक बहुत बड़ा चैप्टर है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। हमने डीएनए के बारे में बहुत अच्छे से सीखा। अब हम देखेंगे आरएनए के बारे में, जिसे हम कहते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड। इसका भी एसिडिक नेचर किसकी वजह से, फॉस्फेट की वजह से। मैंने पहले भी बताया डीएनए और आरएनए में बहुत बड़ा चेंज नहीं है, इसलिए हम डीएनए और आरएनए का कंपैरिजन करके पढ़ेंगे। तो इस साइड में क्या है, डीएनए है, और इस साइड में क्या है, आरएनए। तो मैंने क्या बताया, डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, बट आरएनए का सिंगल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर होता है। आप देखेंगे इसमें केवल एक ही मेन बैकबोन है, इसमें क्या है, दो है, एक तो ये वाली और एक ये वाली। इसमें भी नाइट्रोजीनियस बेस होते हैं, आरएनए में भी नाइट्रोजीनियस बेस होते हैं। केवल और केवल चेंज किसका आता है, यहां पे थाइमिन होता है और यहां पे यूरेसिल होता है, बकाया सारा का सारा सेम होता है। आरएनए के कितने टाइप हैं, उनके फंक्शंस क्या क्या हैं, कैसे वो बनते हैं, उस चीज को समझने के लिए हमें एक प्रिंसिपल पढ़ना पड़ेगा, एक सिद्धांत जानना पड़ेगा, जिसका नाम क्या है, सेंट्रल डॉगमा। इसे हिंदी में कहते हैं प्रोटीन निर्माण का केंद्रीय सिद्धांत। इसमें क्या कहा जाता है, इसमें जो टर्म्स आएंगे ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। इसमें होता क्या है कि हमारे क्रोमोसोम में डीएनए होता है, तो ये करता क्या है, सबसे पहले अपने आप को कॉपी करेगा, मतलब अपनी जैसे एक फोटोकॉपी बनाएगा। कौन, डीएनए। तो इस प्रोसेस को, अपने आप को बनाना या अपनी फोटोकॉपी बनाना, इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेप्लिकेशन, और क्या कहें, कॉपिंग करना, अपनी प्रतिलिपि बनाना। तो ये डीएनए है, डीएनए को ही बिल्कुल एग्जैक्ट अपनी तरह बनाएगा। ये कौन सी प्रोसेस है, रेप्लिकेशन। अब होता क्या है कि डीएनए से ही आरएनए बनेगा, डीएनए से ही क्या बनेगा, आरएनए। अब जिस प्रोसेस से डीएनए सिंगल स्ट्रैंड में टूट जाता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। आप गौर से देखें, मैंने दो एरो बनाए, एक तो आगे की तरफ, दूसरा पीछे की तरफ। इसका मतलब यह है कि जो डीएनए है वो आरएनए में चेंज हो सकता है और आरएनए भी डीएनए में चेंज हो सकता है। जब डीएनए आरएनए में चेंज होता है तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। जब आरएनए डीएनए में चेंज होता है तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ऐसे ही जो आरएनए होता है, आरएनए चेंज होता है फाइनली प्रोटीन में। किसमें चेंज होता है,
प्रोटीन में। तो इस प्रोसेस का जो डॉगमा प्रिंसिपल है, उसका जो एंड प्रोडक्ट होता है वो प्रोटीन ही होता है। इसका मतलब हमारी सेल में प्रोटीन बनेगा तो डीएनए को इन प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। सबसे पहले रेप्लिकेशन, उसके बाद में ट्रांसक्रिप्शन, उसके बाद में ट्रांसलेशन। जब आरएनए प्रोटीन में चेंज होता है तो क्या बन जाता है? ट्रांसलेशन होता है। आरएनए का मेन फंक्शन प्रोटीन को ही बनाना होता है। अब आरएनए कितने टाइप के हैं वो याद रखेंगे। आरएनए जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहला जो आरएनए होता है वो होता है एमआरएनए, इसको ही हम कहते हैं मैसेंजर आरएनए। दूसरा जो होता है टीआरएनए, इसको हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट आरएनए। तीसरा जो होता है वो होता है आरआरएनए, और इसको ही हम कहते हैं राइबोसोमल आरएनए। आप इस बात को याद रखेंगे, जब भी आप इसके पहले लेटर को लिखेंगे जैसे मैसेंजर, ट्रांसपोर्ट या राइबोसोमल, तो आप याद रखेंगे वो लेटर आपको स्मॉल बनाना है। जैसे स्मॉल एम आरएनए, स्मॉल टी आरएनए, स्मॉल आर आरएनए। अब इनका काम क्या होता है तो आप याद रखेंगे, जैसे ही ट्रांसक्रिप्शन हो रहा था सेंट्रल डॉगमा में तो वहां पे बनता है एमआरएनए। इसका काम क्या होता है? जैसे ही डीएनए से आरएनए बनता है, जैसे ही डीएनए से आरएनए बनता है तो डीएनए इसको बताता है कि आपको कौन सा प्रोटीन बनाना है। उस प्रोटीन में यूज होने वाले अमीनो एसिड की सीक्वेंस क्या रहेगी। मतलब क्या है? जो आप प्रोटीन बनाने जा रहे हो उस प्रोटीन में कौन कौन से अमीनो एसिड लगेंगे और किस तरीके से लगेंगे, ये बताता है डीएनए एमआरएनए को। एमआरएनए होता है वो दौड़ के जाता है, दौड़ के जाएगा, कहां जाएगा? राइबोसोमल आरएनए के पास में। लो भैया ये बनाना है आपको, ये पूरी फोटोकॉपी दे देगा, भैया ऐसे बनाना है, ऐसे अरेंज होना है। तो इसका मतलब यह है कि ये मैसेज पहुंचाता है डीएनए का आरएनए के पास में। हमारी बॉडी में टोटल 20 तरीके के अमीनो एसिड पाए जाते हैं। उसमें से सारे के सारे हमारी बॉडी में नहीं मिलते हैं, कुछ हमें भोजन से लेने पड़ते हैं और कुछ हमारी बॉडी में पहले से होते हैं। ऐसे अमीनो एसिड जो हमारी बॉडी में पहले से होते हैं उन्हें हम कहते हैं नॉन एसेंशियल। इसका मतलब क्या है कि इन्हें हमें बाहर से लेने की जरूरत नहीं है, ये हमारी बॉडी में पहले से होते हैं। मगर जो हमें भोजन से चाहिए होते हैं वो 10 होते हैं और उनको कहते हैं इसेंशियल, क्योंकि ये रिक्वायर्ड हैं, बाहर से ले रहे हैं हम। अब होता क्या है कि एक प्रोटीन को बनने में हमें जैसे हमारी बॉडी में बहुत सारे प्रोटीन बनते हैं, अलग अलग फंक्शन के लिए बहुत सारे प्रोटीन बनते हैं। तो जितने भी प्रोटीन हमारी बॉडी में बनते हैं वो इन्हीं 20 तरीके के अमीनो एसिड से बनते हैं। अब होता क्या है, जो टीआरएनए होता है वो टीआरएनए अलग अलग जगह से वो प्रोटीन को ढूंढ के लाएगा। जैसे ये मैसेज लेके आया एमआरएनए, इसमें कौन कौन से प्रोटीन यूज होने, किस सीक्वेंस में लगने हैं, जितने भी प्रोटीन की जरूरत होगी वो कौन लेके आएगा? वो लेके आएगा टीआरएनए। कहां से लेके आएगा? सेल में, जो सेल में होंगे पहले से वो तो वहीं से ले लेगा। अब भोजन पच के जो डाइजेस्ट होके अमीनो एसिड्स आए हैं उनको ढूंढ के लाएगा ये, वो किसका काम है? टीआरएनए का है। ऐसे ही आरएनए होता है राइबोसोमल आरएनए, उसका काम क्या होता है? जिस जगह पे ये प्रोटीन बनेगा उसको प्रिपेयर करना। जैसे कहीं पे कोई फैक्ट्री बनाना है, जैसे कोई भी चीज बननी है तो वो उसको फैक्ट्री लगानी पड़ेगी ना, तो वैसे ही ये क्या करता है? वो साइट प्रिपेयर करता है जहां पे वो प्रोटीन बनना है, उस जगह को प्रिपेयर कौन करता है? आरएनए।